नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारुति मैट्रिक पर। जैसा कि आप पिछली वीडियो देख चुके होंगे कि उसमें हमने किस तरीके से बेसिक लेवल को यहाँ पर समझा हुआ है, उसी तरीके से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है त्रिभुज, ट्राइंगल्स कितने प्रकार का होता है, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, किस तरीके से इसके फॉर्मूलेज बनते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्मूले, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर जो आप अंडर रूट 3 फोर भुजा, इन सबको किसी को भी नहीं याद करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूले यानी कि बेसिक आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात अभी किसकी चल रही है? त्रिभुज, ट्राइंगल की। जैसा कि इसके शब्दों से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि तीन भुजा, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, तीन भुजा यानी रेखा, यानी कि तीन रेखाओं। इसका कहने का मतलब समझना दोस्तों, तीन रेखाओं से बंद आकृति, तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। किन्हीं भी तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, लेकिन उन तीनों रेखाओं की जो लंबाइयाँ वो अलग अलग के आधार पर उनमें एक नियम लागू होता है। तो सर ये कैसे लागू होता है? तो देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिर्फ त्रिभुज की। त्रिभुज निकल के कहाँ से आया ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए दोस्त, ये एक आयत है। क्या है? आयत, जिसकी भुजा क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे हम बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम इसमें से दो टुकड़े कर दें तो एक हिस्सा, एक त्रिभुज ये अलग बन जाएगा इस तरीके से, और दूसरा त्रिभुज ये इस तरीके से, यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो इसमें से कितने त्रिभुज निकल के आते हैं? दो। इसी तरीके से दो त्रिभुज निकल के आने की वजह से इसका जितना भी क्षेत्रफल था उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं कि भाई आधा करेंगे हम, और किसका? तो ये जो बन जाता है इसका लंबाई, वो बन जाता है आधार, यानी कि क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर क्या बना? आधार। अच्छे से समझना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऊंचाई थी वो क्या बन गई? वो बन गई यहाँ पर चौड़ाई। तो आधार इंटू चौड़ाई को यहाँ क्या कहा इन्होंने? तो ऊंचाई कह दिया। तो आधार इंटू ऊंचाई। आप पढ़ते हो कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों पढ़ते हैं इसको आप समझ लीजिए। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वो कहाँ से निकल के आता है? तो आधा आयत से निकल के आता है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, उसी को हमने क्या भाग कर दिया? 2 से भाग कर दिया। रेखाओं का नाम बदल गया, बस इतना सही है। बात आती है कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से बंद आकृति को कहते हैं हम। त्रिभुज इस तरीके से निकल के आता है और त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर अलग अलग हिसाब से बांटा गया। तो देखना दोस्तों, ये टोटल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। तो 180 डिग्री का ये बचता है और 180 डिग्री का ये बचता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज की तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसका आयत से बना है इसलिए हम आयत के क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है, या फिर हेरोइन के सूत्र से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये किसी भी त्रिभुज के लिए लागू है, किसी भी त्रिभुज के लिए। समबाहु, विषमबाहु, समकोण, विषमबाहु, जो भी आप लगाना चाहो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। बशर्ते आपको ये दो चीज़ें पता होना जरूरी है, उसका आधार और उसकी ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि ये त्रिभुज होता ही क्या है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, अब बात आती है कि हम किन्हीं भी तीन रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। एक रेखा हमने खींच दी 3, 5, एक रेखा खींच दी हमने 4,
और एक रेखा खींच दी हमने 3। क्या किन्हीं भी 3 रेखाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो किन्हीं भी 3 रेखाओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। याद रखना दोस्तों, याद रखना कि किन्हीं भी 3 रेखाओं से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। सर ऐसा क्यों? किन्हीं भी 3 रेखाओं से त्रिभुज क्यों नहीं बनता? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हम 3 इस तरीके से खींच देते हैं, 4 इस तरीके से खींच देते हैं, उसकी ऑटोमेटिक रेखा 5 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 5 ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो ये कहलाता है कि त्रिभुज की जो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वही त्रिभुज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर 3 और 4 कितना हुआ? 7, जो कि तीसरी भुजा 1 2 3 ही भुजा है। 2 भुजा अगर हम ये लेते हैं तो 4 और 3 7, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। 5 और 4 9, 3 से बड़ा है। 3 कंडीशन फॉलो, 5 और 3 8, 4 से बड़ा है। तो ये त्रिभुज आपका बन सकता है। अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से क्या त्रिभुज बन सकता है, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर 5 दे दिया और यहाँ पर 9 दिया। चलो देख लेते हैं। 2 भुजाओं का योग 5 और 3 8, 5 और 3 8, क्या तीसरी भुजा से बड़ा है? तो नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता। 9 और 3 12, क्या तीसरी भुजा से बड़ा है? तो पहली कंडीशन दूसरी सही है। 5 और 4 9 14, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन, ये तीनों ही सही होना चाहिए तो आपका त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। किन्हीं भी 3 रेखाओं से हम त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको कोई 3 भुजाएं दे दी जाएं और आप कहो क्या हम त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है, जैसे कि अगर हम दे देते हैं इसी का मल्टीपल होता है 3 12 और 15, क्या इससे त्रिभुज बनाना संभव है? तो देखिए दोस्तों, 9 और 3 कितना होता है? 21, 21 15 से बड़ा है, तो पहली कंडीशन हमारी सही है। 12 और 15 27 9 से बड़ा है, ये भी कंडीशन सही है हमारी। 9 और 24 12 से बड़ा है, तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। तो हम इसे क्या कह देते हैं? हम इसे कहते हैं त्रिभुज बन सकता है। तो किन्हीं भी 3 रेखाओं से त्रिभुज नहीं बन सकता है। याद रखना, ये नियम इसमें लगता है कि किन्हीं भी 2 रेखाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, वही त्रिभुज बन सकता है, और किन्हीं भी 3 रेखाओं का हर में लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम समझते हैं कि त्रिभुज को किन किन भागों में डिवाइडेड किया गया है, कैसे डिवाइडेड किया गया है, रेखाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ये हम डिटेल से यहाँ समझने वाले हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि त्रिभुज रेखाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम इसे नॉर्मली पढ़ें, सामान्य पढ़ें, तो ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3-3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3-3 प्रकार का यहाँ पर होता है। देखिए, तो इसे हमने बांट दिया 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों। कौन कौन सा बांट दिया? तो देखना दोस्तों, एक हम बांट सकते हैं कोणों के आधार पर। ये कोण क्या होते हैं अभी समझेंगे। भुजाओं के आधार पर, ये भुजाएं क्या होती है समझ चुके हैं हम। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3-3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3-3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभाजित किया गया है, सबसे पहला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा विभाजित किया गया है समकोण, और तीसरा विभाजित किया गया है अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण भुजाओं के आधार पर विभाजित किया गया है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? देखिए, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु। तीसरा आता है आपका विषम बाहु। ठीक है, एक और हम कॉमन पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर कितने भागों में? 3-3 भागों में। कोणों के आधार पर 3, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर भी 3, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर लेते हैं, इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम आगे इनको समझना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले बात आती है न्यून कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों, न्यून कोण किसे कहते हैं?
एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री की रेखा। हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं व्रत में, ये 180 डिग्री की रेखा है। अगर इसके दो भाग करें हम तो ऐसे होने चाहिए 90 डिग्री, और इधर भी कितने का होना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री से ना होकर और वो कम का हो जाए तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। और अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो जाए, 90 डिग्री से क्या हो जाए ज़्यादा का, तो हम उसे क्या कह देते हैं, तो अधिक कोण। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे फिक्स बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम कोण 90 डिग्री। देखिए, तो सबसे पहले ये क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये होना कितना चाहिए, तो ये होना चाहिए 90 डिग्री, इतना होना चाहिए था, ये समकोण होता है। लेकिन ये 90 डिग्री ना होकर ये बनता है कम। यहाँ पे ये 90 डिग्री होना था लेकिन ये कम बन गया, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब बात करते हैं ये होना क्या था, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना था। लेकिन अगर ये 90 डिग्री ही बन गया है तो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे कह देते हैं क्या, तो 90 डिग्री। इस तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, तो बचा हुआ कोण भी कितने का होगा, कम का होगा। इस तरफ कितने का 90 डिग्री का। और अगर अधिक कोण बना हुआ है तो होना कितने का चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए 90 डिग्री का। लेकिन वो कोण यहाँ से बनकर यहाँ बन गया है, बनना यहाँ था लेकिन वो यहाँ बन गया तो ये ज़्यादा बना, तो इसीलिए इसे कह देते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पर लिख लीजिए 110 डिग्री, तो ये बचा कितना आपका 70 डिग्री। ये बचा कितना 90 डिग्री ही बचेगा, और ये कितना है 90 डिग्री। ये कितने डिग्री बचा, ये पूरा अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा 110 डिग्री, और ये मान के चलो 70 डिग्री हो जाएगा। राइट, इतना समझ में आ चुका है। तो देखिए, न्यून कोण वो होता है जिसके कोणों का योग 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। समकोण वो होता है जिसके कोण का मान फिक्स 90 डिग्री हो। अधिक कोण वो होता है जिसके सबसे बड़े कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। सर हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये अगर आपको पता करना है कि ये न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, तो ये कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे समझना दोस्तों, क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ किन्हीं भी तीन अगर हम दे देते हैं तो इस तरीके से आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये त्रिभुज है, ये न्यून कोण है या फिर समकोण है या फिर अधिक कोण है। इसके लिए या तो वो भुजाओं के आधार पर पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कोण देकर। वो इस तरीके से देगा कि यहाँ पर मान के चलिए 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर आपका कौन सा है 75 डिग्री का कोण है। तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए ये कोण कौन सा है, ये जो कोण कौन सा है, न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो आपको क्या करना है, सेम कंडीशन है जिस तरीके से हमने ये बताया था कि दोनों भुजाओं का योग, अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि दो कोणों का योग, किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर तीसरे कोण से, या फिर हम सबसे बड़ा कोण यहाँ पर नोट करेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे बड़ा कोण नोट करेंगे, ये 75 डिग्री का कोण है। इन दोनों का योग हमने नोट किया तो कितना आया 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये छोटा आया या बड़ा, ये जो सबसे बड़ा कोण है अन्य दो कोणों के योग से अगर ये छोटा है या बड़ा, तो ये सर बड़ा नहीं है और ये क्या है, छोटा है। और अगर छोटा है तो हम क्या कहेंगे, उसे छोटा कोण यानी कि न्यून कोण। लेकिन अगर वो ऐसा आ जाता कि यहाँ पर इस तरीके से दिया होता 110 डिग्री, बचा कितना 70 डिग्री, ये होता आपका 40 डिग्री, ये होता आपका 30 डिग्री। अब वो पूछेगा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 110 डिग्री, तो हम तुलना करेंगे 110 डिग्री, इन दोनों का योग कितना हुआ 70 डिग्री। बताइए 110 डिग्री इससे बड़ा है या छोटा, सर बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण हो गया। लेकिन अगर वो इस तरीके से यहाँ पर भुजाएं दे दे, आपको इस तरीके से दे दे 90 डिग्री, जो हम समकोण देते हैं इस तरीके से, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पर देगा वो 30 डिग्री, यहाँ पर दे देगा 60 डिग्री। अब बताइए सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सर 90 डिग्री है, और इन दोनों का योग कितना है, सर 90 डिग्री है। ये दोनों
बड़े छोटे नहीं है, क्या है, बराबर। और जो बराबर आएगा वो कौन सा कोण आएगा, आप समकोण। ये निकालने को एग्जाम में आता है, निकालने को वो आपको तीन कोण देगा, तीन कोण देगा और आपको क्या पूछेगा, बताइए ये न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ा कोण नोट करना है और दोनों कोणों का योग लिखना है। अब तुलना करना है कि ये छोटा आया या बड़ा आया। छोटा आएगा तो न्यून कोण, बड़ा आएगा तो अधिक कोण और बराबर आएगा तो समकोण। अब देगा वो भुजाएं आपको, क्या देगा, भुजाएं। इस तरीके से भुजाएं दे दी उसने 3 4 5। अब बताइए भुजाएं देने के बाद पूछेगा बताइए न्यून कोण है या अधिक कोण। तो ये तो हम यहाँ पता कर चुके हैं, त्रिभुज तो बन सकता है क्योंकि 4 और 3 7, 5 और 4 9 और 5 और 3 8, त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लगाने वाले हैं समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस तरीके से कर्ण सबसे बड़ी भुजा 25 बराबर इसका मान 16 और इसका मान 25। बताइए दोस्तों क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये किसकी रेखाएं हुई, समकोण त्रिभुज की रेखाएं। किसकी रेखाएं हुई, समकोण त्रिभुज की। अगर वो अलग अलग रेखाएं देने के बाद भी यहाँ पर 6 दे देगा, यहाँ पर 7 देगा, तो बताइए 7 3 10, 6 7 12 और ये त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा 49 कर्ण का मान, यहाँ पर ये कितना होगा, तो 9 और 36 कितना होगा, 45। अब बताइए ये बड़ा आया या छोटा। सर कर्ण जो है वो बड़ा आया, अगर कर्ण बड़ा आया है तो ये अधिक कोण होगा, क्या है, अधिक कोण होगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, अगर ये छोटा आता, अगर ये छोटा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण। तो आप इस तरीके से कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर से ये बता सकते हो। कोण के आधार पर हमने पता करना सीख लिया, भुजाओं के आधार पर हमने पता करना सीख लिया। न्यून कोण उसे कहते हैं जिसके सबसे बड़े कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसके सबसे बड़े कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में हो या 90 डिग्री से प्लस हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो कोण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हम न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद निकालना आप सीख सकते हो, भुजाएं देगा आपको और नंबरिंग देगा वो, या भुजाएं दे दे, कोण दे दे, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये होते हैं आपके कोण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम भुजाओं के आधार पर समझने के लिए। देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं किसके, समबाहु त्रिभुज की। देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, समबाहु नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समबाहु वही बाहु का मतलब हाथ, भुजा, रेखाएं सेम होता है। सम यानी बराबर और द्वि यानी दो, सम यानी बराबर, द्वि यानी दो और बाहु यानी रेखाएं। विषम यानी कि अलग अलग क्या, भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि अब नाम रख लेते हैं ए और ये भी क्या होने वाली है, ए। जिस तरीके से हमारा वर्ग और घन था। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये ए है और ये ए है, तो ये कितनी होगी, बी। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखना दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी क्या होने वाले हैं, फिक्स होने वाले हैं। कितने कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण होते हैं यहाँ भुजाओं के सामने वाले, ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण होगा, ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण होगा, ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण अलग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग लिख देते हैं 70 डिग्री, 70 डिग्री और बचा कितना, तो 40 डिग्री। इस तरीके से यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी क्या होने वाले हैं,
अलग अलग। योग हमेशा 180 डिग्री होगा, याद रखना। यहाँ पर लिख देते हैं हम 50 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं हम 60 डिग्री, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तीनों कोण अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं के मान भी अलग अलग होंगे। तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाओं के मान भी बराबर होंगे। दो भुजाओं के मान बराबर हैं तो दो कोण के मान भी बराबर होंगे। सम बाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सारी भुजाएं समान हो, सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। तो इसका निकालते हैं हम क्षेत्रफल। बड़े ध्यान से समझना दोस्त, आपने काफ़ी ज़्यादा रटा होगा √3, ये इस तरीके से √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन हम ये कभी लगाते ही नहीं, हम याद ही नहीं करते, हमें याद है भी नहीं ज़्यादा तरीके से। याद पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, लेकिन हम इनको लगाते कभी नहीं हैं क्योंकि याद आते ही नहीं है। जिसके बाद अगर हम परिमाप की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि चारों तरफ का योग। परि यानी क्या होता है, चारों, माप यानी मापना, इसी को हम क्या कह देते हैं, 3a। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिमाप हो गया। इसके बाद पूछेगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हम तो इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर वो पूछ लेगा कि बताइए जो समबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी है। ये होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के साथ साथ अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, जिसके एक त्रिभुज का कटिंग इस तरीके से आपको निकल के आएगा। इसका मान a है, इसका मान a है, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब a/2 हो जाएगा। ये रेखा आधी आधी बढ़ जाएगी। अगर ये 4 होगी तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 6 होगी तो 3 इधर होगी, 3 उधर होगी, और यहाँ पर ये ऊंचाई निकल के बन जाती, जिसे ऊंचाई कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। सारा समबाहु त्रिभुज में यही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो ये तो परिमाप है आपका। अगर यहाँ से हम निकालें तो ये हो गया 90 डिग्री का। अगर अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसको घुमा के आप आयत बना दीजिए। क्या बना दीजिए, आयत। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम इससे निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई से। लंबाई इंटू चौड़ाई से हम इसका फॉर्मूला जैसे एक ही लगाते हैं हम, आयत का ओनली। परिमाप आपको पता ही है, परिमाप को हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, परिमाप बराबर क्या होगा, 3a। तो ये आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, आयत। तो हम इसका फॉर्मूला किससे निकालते हैं, आयत का। और हम आयत का फॉर्मूला किससे निकालेंगे, ऊंचाई किससे निकालेंगे, तो इसकी जो ऊंचाई निकालेंगे, माध्यिका की ऊंचाई। देख लो दोस्तों, हमारे पास यहाँ क्या आधार तो आ गया हमारे पास a/2, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला चलता है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये जैसे ही h आएगा हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, h। ये हो गए आपके कंप्लीट। लेकिन वो कई बार क्या करेगा, इसके अंदर एक वृत्त बना देगा आपको। क्या बना देगा, वृत्त। तो हम बात करते हैं अंत्यवृत्त की, अंत्यवृत्त की त्रिज्या की। अगर अंत्यवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो वैसे तो हम बाद में निकालना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, एक साथ हो जाएंगे आपको, भुजा बटे 2√3। और अगर परिवृत्त की बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा डिवाइडेड √3। याद कैसे रखना, देखो दोस्तों, अंदर वृत्त बनेगा तो छोटा वृत्त बनेगा, बाहर वृत्त बनेगा तो बड़ा वृत्त बनेगा। अगर छोटा आएगा तो √3 का तो भाग देंगे ही देंगे, 2 से और काटना पड़ेगा। बड़ा आएगा तो आप √3 से ही भाग देना ओनली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। क्षेत्रफल ये होता है, ऊंचाई अलग होती है, ऊंचाई इसकी √3/2 इंटू भुजा होती है, लेकिन हम वो लगाते नहीं हैं, ना हम ये लगाते हैं। सिंपल सा याद रखते हैं हम ये वाला। और इसमें भी कौन सा लगाते हैं, यही कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हम निकालते हैं। अगर आप
क्वेश्चंस करोगे तो इतना इजी, बिना फॉर्मूले आपके 1 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाया करेंगे। और कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, कोई सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा ही होता तो बच्चों के पास नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं, हर एक टीचर के वो फॉर्मूले लिख सकता है, याद कर सकता है। तो क्या रटने से ये सारी चीज़ें होती हैं? तो बिल्कुल नहीं होती। रटने से अगर ये समस्याएं ख़त्म हुई होती तो हर एक बच्चा इनको रट के अभी तक किसी भी में भी जॉब ले सकता था। लेकिन रटने से काम कभी नहीं चलता है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर अगर आप समझ लोगे इनको तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने लगेंगे, वो कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रटने के ऊपर भागते रहोगे तो फिर आप क्वेश्चन और आंसरों से और एग्ज़ाम से दूर हो जाओगे, बहुत दूर हो जाओगे। ठीक है, तो समझने के लिए फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समद्विबाहु त्रिभुज, जितने फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं, अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर सेम कंडीशन होएगी, सेम कंडीशन होने वाली है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक लंब डालेंगे, और लंब डालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से वही कंडीशन, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लंबाई इंटू चौड़ाई। या आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला आता है आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2। ये फॉर्मूले आते हैं। ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से निकल के आ जाते हैं? तो देखिए एक नज़र हम इसको समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कह लो या समबाहु त्रिभुज कह लो, बात एक ही है। अगर ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये बी का मान हो गया। अगर हम इसमें लंब डालेंगे तो 90 डिग्री इधर होगा, 90 डिग्री इधर होगा। ए का मान हो जाएगा आधा आधा। ठीक है, इस तरीके से बी दो भागों में बट गया। इसको हमने कट कर लिया और उठा के इस तरफ चिपका दिया। समझ रहे हो दोस्तों? उठा के क्या कर दिया, इस तरफ चिपका दिया, ये इतना पार्ट। अब हमें आसान हो गया कि सर इसका जो मान है वो तो b/2 होगा, बस हमको क्या चाहिए, लंबाई अकेली चाहिए। क्या चाहिए? लंबाई अकेली चाहिए। और अगर आपको लंबाई अकेली चाहिए तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो बन गया आपका आयत। कर्ण का मान आपको पता है किससे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। या आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आप रट भी सकते हो, है ऐसी कोई बात नहीं है। तो ए स्क्वायर बराबर आधार का मान क्या है, b/2 का स्क्वायर प्लस लंब का मान हम h का मान हम निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस b²/4 हो जाएगा। ये बराबर में एल स्क्वायर ही बचने वाला, 4 का इंटू इसमें हो जाएगा तो 4a² माइनस का b² और डिवाइडेड में क्या पहुँच जाएगा 4 बराबर एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब इसका जो स्क्वायर है इधर आके लग जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट जैसे ही लगेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जैसे ही लगेगा तो ये देखिए एक बार अंडर रूट ऊपर लग जाएगा और एक बार नीचे लग जाएगा, ये आज़ाद हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये नोट किया हुआ है। जबकि ये फॉर्मूले लगते नहीं हैं, बड़े बेसिक सा फंडा है। एल का मान जैसे ही आएगा आप कहाँ रखोगे, 1/h2 में आप मान रख देंगे। लेकिन इतना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आपको यही समझना है, आपको आंसर नहीं निकालना, यही समझना है। इसलिए हमको मजबूर होकर बनाना पड़ रहा है, जबकि हम ये कहीं नहीं लगाते हैं, हमें ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, और आप भी ऐसे ही सीख जाओगे। तो ये क्षेत्रफल परिमाप आप जानते हो, आसानी से निकाल लोगे, 2a + b। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी हैं, a + b, तो ये हो गया 2a + b, ये इसका परिमापात। अब आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। उसके लिए फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, उसे बोलते हैं हम हेरोइन का फॉर्मूला, जो किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है। हेरोइन का सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए क्या है दोस्तों, s - a s - b s - c। s यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों s का मतलब यहाँ पर क्या है, तो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। अब परिमाप किस तरीके से निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज का, तो फिर से भाई a + b + c।
तीनों भुजाओं का योग। तो ये परिमाप निकालते हैं। एस यहाँ पर अर्ध परिमाप है और एस का मान यहाँ पर रखोगे, पहली भुजाओं को घटाओगे, फिर दूसरी भुजा को घटाओगे, फिर तीसरी भुजा को घटाओगे। जबकि इसमें अधिकतर एक ही वर्ड आता है, वो आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है? जिसका मान हमेशा कितना आता है? एक त्रिभुज जो पूछा जाता है वो आता है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा कोण, समकोण विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाते हैं आप। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दो भुजाएं समान तो होंगी, इस तरीके से यहाँ रब करके समझा देते हैं। समकोण यानी कि इस तरीके से, इसका मान 4 है तो इसका मान भी कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 5। ये दो भुजाएं समान होने की वजह से ये क्या बन गया? समद्विबाहु। और 90 डिग्री होने की वजह से ये क्या बन गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर्मूले यही लगेंगे, कभी भी आपको फॉर्मूले इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अगर आपने इस बेसिक को अच्छे से समझा है तो आप एक एक पॉइंट आसानी से निकाल सकते। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतने आसानी से क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल ही आसानी से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिक जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पर हम त्रिभुज की सारी जानकारी निकाल सकते हैं, त्रिभुज कैसे निकलता है। अभी त्रिभुज की बहुत सारी कसौटियाँ रह चुकी हैं, ठीक है, तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती हैं। इसमें आप इतना ही पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आप घूम जाओगे कि कितना कुछ इसमें हो गया है। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।